अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ के रिलेटेड। बच्चे इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो अनसर्टेनिटी के रिलेटेड तो पूरा सेशन अनसर्टन ही रहते हैं। तो मेरा आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको इन दोनों टर्म्स में बिल्कुल डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और अनसर्टेनिटी के रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट्स बताऊँगा। हर एंगल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये फुली क्लियर हो जाए। और लेक्चर के लास्ट पे हम यूनिवर्सिटी टेस्ट के MCQs डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन टॉपिक्स में से बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एंट्री टेस्ट में किस तरह के आते हैं। मैं हूं इंजीनियर बिलाल हसन। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर एक की फैक्ट से। हमारे पास फिजिक्स की दुनिया में या रियल वर्ल्ड में किसी भी मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो फिर क्वेश्चन अगला ये है कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट रीडिंग्स हमारे पास आती हैं, फिर उनकी एक एवरेज ली जाती है। उसी एवरेज रीडिंग को हम एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें टेक्स्ट बुक में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होता है। तो ये जो मेजरमेंट साइंटिस्ट करते हैं ये बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से की जाती हैं और इनके अंदर एरर होने के भी काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज आपने याद रखना है कि एक्चुअल वैल्यू रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। हम ढेर सारी मेजरमेंट्स करते हैं और उसके बाद एक एवरेज वैल्यू ली जाती है काफ़ी प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको ही एक्चुअल वैल्यू कंसिडर किया जाता है। एरर अब क्या चीज़ है। एक तो हमें एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है, जैसे अभी मैंने आपको जी की एग्जांपल दी थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसको हमें मैयर करने के लिए कहा जाता है तो वो हमारी मैयर्ड वैल्यू होती है। तो एरर क्या होता है। एरर डिफरेंस होता है मैयर्ड वैल्यू का और नॉन एक्चुअल वैल्यू का। नॉन एक्चुअल वैल्यू मीन्स जो हमें गिवन होती है, तो इनका जो डिफरेंस होता है ये एरर कहलाता है। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर मैग्नीट्यूड एरर का हमेशा पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर का क्या मतलब है। पहले आप एरर का फार्मूला देख लें। एक्चुअल वैल्यू माइनस मैयर्ड वैल्यू, इनके डिफरेंस को कहते हैं एरर। और एंड पे आपको मॉडुलस के साइन नज़र आ रहे हैं। इस मॉडुलस फंक्शन का ये फ़ायदा होता है कि अगर इसमें आंसर नेगेटिव भी आएगा तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। एरर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव एरर हो सकता है, मगर हमें उसके मैग्नीट्यूड से कंसर्न होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझें आप। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा उसने शूज़ लेने जाना है और उसके पाँव पैर का साइज़ है 9। तो अब जब वो बाज़ार जाता है वो दो शूज़ देखता है। उसे शूज़ तो ढेर सारे होते हैं मगर उसको दो शूज़ पसंद आ जाते हैं। तो जब वो उन शूज़ की मेजरमेंट करता है अपने पैर के साथ, उसे पता चलता है एक 8 नंबर शू है और दूसरा 10 नंबर का है। तो अब मान लें कि अगर वो 8 नंबर वाला शू सेलेक्ट करता है तो अब उसके पैर का एक्चुअल साइज़ कितना था 9 और उसने जो मेजरमेंट के बाद शू सेलेक्ट किया वो 8। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 का आया। चूँकि मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एरर है। तो याद रखें, जब भी हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम होगी तो तब जो एरर आएगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एरर। तो इस केस में 1 का एरर आया है। अब अगर वो 10 नंबर वाला शू सेलेक्ट करता है तो फिर आप देखें एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसके पैर की 9 और उसने जो नंबर सेलेक्ट किया शूज़ का वो 10 है। तो इस केस में देखें मेजर्ड वैल्यू 10, एक्चुअल वैल्यू 9 से बड़ी आ गई है। तो अब हमारे पास एरर अब भी 1 का ही आया, मगर अब हम कहेंगे कि ये -1 है। तो नेगेटिव एरर कब आता है, जब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बढ़ जाए। तो यहाँ से अब आप देखें कि दोनों केसेस में एरर 1 का आया था। जब उसने 8 नंबर वाला शू सेलेक्ट किया था तब भी 1 का एरर आया था और जब उसने 10 नंबर वाला शू सेलेक्ट किया तब भी 1 का एरर। तो हम एरर के अंदर इंटरेस्टिंग होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एरर नहीं हम देखते। और नेगेटिव एरर आपने ये भी नहीं समझना कि ये नेगेटिव एरर है, ये 0 से भी कम है, ये रीडिंग तो बड़ी एक्यूरेट होगी। नेगेटिव एरर का ये मतलब होता है सिर्फ कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बढ़ गई है। तो याद रखें एरर दोनों केसेस में 1 नहीं है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर से कंसर्न होता है जो कि इस केस में 1 है। अब एक और चीज़ याद रखें कि एरर फ्री मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। इस वर्ल्ड में कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होती। मैं आपको ये प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एरर ना होता मेजरमेंट्स के अंदर या कैलकुलेशंस के अंदर, अगर एरर ना होता तो फिर ये हमारी मशीन्स क्यों ख़राब हो जाती हैं। जैसे आप देखें कार ख़राब हो जाती हैं, मोबाइल कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं, कैमराज बल्ब ख़राब हो जाते हैं। इनकी रीज़न ही यही है कि इनकी मेजरमेंट्स के अंदर, इनके डिज़ाइन के वक्त जो कैलकुलेशंस की जाती हैं उनके अंदर एरर होता है। जिस मशीन के अंदर एरर कम होता है वो लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया कि हर मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर होता है। 100% करेक्ट मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। एक ही सिर्फ मेजरमेंट है जो 100% करेक्ट हो सकती है और वो काउंटिंग की है। जैसे हम मैं कहूँ कि मैंने 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं तो ये काउंटिंग है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है।
अब काजेज ऑफ एरर की हम बात करते हैं। मेजरमेंट सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जर्वर पर्सन होता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होता है और साथ एक टेक्निक होती है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू मेजरमेंट की जाती हैं। तो अब ये डिफरेंस क्यों आ जाता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को? क्योंकि ऑब्जर्वर से भी गलती हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, या टेक्निक जो अप्लाई की जा रही है उसके अंदर एरर हो सकता है। तो इन तीनों का रिस्पॉन्सिबल, एरर्स का रिस्पॉन्सिबल इंसान ही होते हैं। तो एरर्स को इंसानों के खाते में ही डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डाला जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स पे। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, देखें इसका नाम है रैंडम एरर, मगर इसके 3-4 और भी नाम है, ये आपने याद रखने हैं। इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं और अनअसाइनेबल एरर भी कहते हैं। अब मैं आपको रैंडम एरर एक बड़े एग्जाम्पल से समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। आप लोगों ने अक्सर मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जिनसे आप अपना मैथ मेजर करते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होते, मतलब कि वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 1 डेसिमल प्लेस तक हमें मैथ दे देते हैं। तो इसी वजह से जब हम मैथ मेजर करते हैं तो हमें तकरीबन मैथ अपना एग्जैक्ट ही नज़र आ रहा होता है। तो आप याद रखें, अगर हम मैथ अपना मेजर करें एक मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो हमें ढेर डेसिमल प्लेसेस तक मेजरमेंट दे सकता है, यानी आप समझ लें कि 6-7 डेसिमल प्लेसेस तक वो हमें रीडिंग दे देगा। तो अब जब हम अपना मैथ मेजर करेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और वो है भी बहुत ज़्यादा प्रीसाइज, तो जब हम मैथ हर दफ़ा मेजर करेंगे तो हर दफ़ा हमें डिफरेंट रीडिंग नज़र आएंगी, क्यों हम इनहेल भी कर रहे हैं। जब एयर हम अपने फेफड़ों में लेकर जाएंगे तो हमारा ज़ाहिर है मैथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जब हम एक्सेल करेंगे, एयर को फेफड़ों से बाहर निकालेंगे, हमारा मैथ कम हो जाएगा। फ़र्ज़ करें 1 गिलास पानी पी के हम अपना मैथ मेजर करते हैं, तो वो 1 गिलास पानी पीने से 300 ग्राम मैथ में और इजाफा हो जाता है। ये आप तजर्बा करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है तो हर दफ़ा मेजरमेंट्स करने से हमें डिफरेंट रीडिंग्स मिलती हैं। तो इस तरह के एरर को कहते हैं रैंडम एरर। या आप इमेजिन करें कि एक बच्चा किसी टेबल के ऊपर कोई लेंथ मेजर कर रहा है किसी चीज़ की, तो एकदम से जल्जला आ जाता है, वहाँ पे टेबल्स के अंदर वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं, तो तब भी मेजरमेंट में फ़र्क पड़ेगा। तो तब भी जो एरर आएगा उसको हम रैंडम एरर, और इसी वजह से इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। इसके अलावा आप देखें कि अगर हम किसी रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, दोपहर के वक्त मैं रॉड की फ़र्ज़ करें लेंथ मेजर करता हूं तो कुछ और मेजरमेंट थी। शाम को जब मैं आता हूं टेम्परेचर कम होता है, तो अब ज़ाहिर है टेम्परेचर कम होने से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चीज़ों की लेंथ में इजाफा हो जाता है, टेम्परेचर कम होने से थोड़ा बहुत लेंथ में कमी आ जाती है। तो इसलिए इसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, रैंडम एरर भी कहते हैं, और स्टैटिस्टिकल एरर इसको इस वजह से कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है कि हम ढेर सारी मेजरमेंट्स करने के बाद उनकी एवरेज ले लेते हैं। अब एवरेज लेने से हम एक एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब आ जाते हैं। तो अब याद रखें कि ये हमारे पास कोई फिक्स्ड एरर नहीं होता, कभी हम एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी हमारी मेजरमेंट आ रही होती है और कभी कम भी आ रही होती है। जैसे मैंने आपको मैथ मेजरिंग के केस में बताया कि अगर आप पानी पी कर 1 गिलास पानी पी कर मैथ मेजर करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मैथ आ जाएगा। इनहेल करते हुए भी हमारा मैथ एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेल के दौरान कम हो जाएगा। तो बाकी ये है कि इन एरर्स को हम टोटली रिमूव भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इनकी एवरेज लेते हैं। तो रैंडम एरर का हमें पता चला कि जब हम एक मेजरमेंट एक सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स आने लग जाएं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाया। तो उनको हम कहते हैं रैंडम एरर, और ये कोई फिक्स्ड एरर नहीं होता। फिक्स से मुराद ये है कि हर दफ़ा ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भी हमें नहीं रीडिंग्स मिलेंगी, कम ज़्यादा एक्चुअल से मिक्स रीडिंग्स मिलेंगी। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि हम एवरेज ले लेते हैं। तो अब आप इसकी काज देख लें कि इसकी काज क्या हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, जिस तरह मैंने रॉड की एग्जांपल दे दी, एनवायरनमेंट में, एम्बिएंट कंडीशंस में, और बाकी दूसरा ये है कि इनको कॉज को अननोन इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होती हैं। जैसे अब टेम्परेचर एकदम से चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, जलजिला आ गया, तो उस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए वो सारा इंस्ट्रूमेंट्स हमारे वहाँ पे रीडिंग्स के अंदर फ़र्क आ सकता है। या मेजरमेंट लेने के दौरान हमें पसीना, जैसे हम मैथ मेजर कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पसीना आने से भी हमारे जो मैथ है वो कम होता है। तो जो बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो ये तमाम चीज़ें काउंट करता है, तो इसलिए हमारे पास रीडिंग्स अलग अलग आती हैं। तो हमें कोई इनकी जो काजेज़ हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनको मिनिमाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो केयरफुली और ज़्यादा होके किए जाएँ, और दूसरा मेन के ढेर सारी मेजरमेंट्स लेने के बाद हम जो रीडिंग्स हैं उनकी एवरेज ले लें। तो इस तरह हमारे पास रैंडम एरर जो है इसको रिमूव किया जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर और ये असाइनेबल एरर। इनकी जो होती है ये मतलब एक ख़ास पैटर्न के तहत होते हैं। और अगर हम एक ही जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैथ्स अपना मैयर करना है, मैं उस स्केल को देखता हूँ तो उस पर 2 kg ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब ज़ाहिर है जो बंदा भी उससे आके अपनी मैयरमेंट लेगा तो वो 2 kg हर दफ़ा रीडिंग ज़्यादा देगी। जितनी भी इस स्केल से मैयरमेंट ली जाएंगी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ये इक्वली इफेक्ट करेगा और हर मैयरमेंट में 2 kg ज़्यादा आएगा। तो ये जो सिस्टमेटिक्स एरर होती हैं ये एक सिस्टम के तहत होती हैं और ये एक सेम ट्रेंड को फॉलो करती हैं और हम इनकी काज को असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है उन्होंने अपनी घड़ी का टाइम 5 या 10 मिनट आगे किया होता है, फास्ट किया होता है। तो जब उन्होंने एक्चुअल टाइम देखना होता है तो जो भी टाइम हुआ होता है वो 5 या 10 मिनट उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वहाँ से उन्हें एक्चुअल टाइम का पता चल जाता है। तो ये भी सिस्टमेटिक एरर है। आप लोगों ने अक्सर मोबाइल की स्क्रीन देखा होगा उसका कलर येलो हो जाता है। तो वैसे तो स्क्रीन का कलर वाइट होता है, तो फिर हम उसको रिपेयरमैन क्या करता है उसके अंदर ब्लू फिल्टर डालता है तो वो येलो कलर रिमूव हो जाता है। तो सिस्टमेटिक एरर याद रखें ये एक फिक्स्ड एरर होता है। जैसे अगर स्केल 2 kg शो कर रहा है तो जो बंदा भी उससे मैथ मेजर करेगा वो 2 kg उसका ज़्यादा मैथ आएगा। और इसी तरह इनको हम कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी वॉच वाली एग्जांपल दी, मोबाइल स्क्रीन वाली एग्जांपल दी कि हम ब्लू फिल्टर डाल के उसका कलर अगेन वाइट कर सकते हैं येलो स्क्रीन का। आप पेंडुलम देखें, पेंडुलम से जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमने स्ट्रिंग को क्या कंसिडर किया हुआ है, मैथलेस। मगर पेंडुलम की स्ट्रिंग तो मैथलेस होती नहीं, तो ये उसका भी मैथ इफेक्ट करता है मेजरमेंट्स को, मगर वो मैथ्स हम काउंट करके उसको एंड पे रिमूव कर सकते हैं। अगर एक ब्लॉक को मूव करवाना है फोर्स लगा के, उसमें एक्सेलरेशन हमने मेजर करना है, तो हमने तो पढ़ा F=ma, मगर इसमें भी एरर होगा क्योंकि अंदर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स को अंदर से माइनस कर देते हैं। तो याद रखें सिस्टमेटिक एरर एक सिस्टम ये इंस्ट्रूमेंट्स में खराबी की वजह से होता है और ये डायरेक्शनल होता है। या तो एक्चुअल वैल्यू से मेजरमेंट ज़्यादा आती जाएंगी, जैसे अगर 2 kg ऑलरेडी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है तो जो बंदा भी उससे रीडिंग लेगा 2 kg ज़्यादा आएंगी। या फिर ये है कि हमने एक स्केल से मेजरमेंट ले रहे हैं और उस स्केल के अंदर एक पूरी डिवीजन ही खत्म हुई हुई है, गैप है, इसको हम कहते हैं जीरो एरर। तो अब उससे रीडिंग जब भी हम लेंगे तो वो एक डिवीजन की एरर हमेशा कम ही आएगा। यानी अगर 1 सेंटीमीटर स्केल में से गायब है तो जब हम उससे मेजरमेंट करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर हमेशा हमें एक्चुअल वैल्यू से कम ही रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ से अब इसकी काजेज आप देख लें कि इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको जीरो एरर की भी एग्जांपल देकर समझाया कि अगर एक डिवीजन ही पूरी गायब हो तो उस स्केल से जो भी हम रीडिंग मेजर करेंगे वो कम आएंगी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स पुराने हैं, उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन है वही नहीं नज़र आ रही है, उसके ऊपर मार्किंग ही इनकरेक्ट हुई हुई है, इक्वल स्पेसिंग ही नहीं। तो मिनिमाइज़ करने का क्या तरीकाकार होता है कि हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। करेक्शन फैक्टर तो रियल लाइफ में भी बड़े अप्लाई किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं ना तो चीज़ें कुक होने में, फूड कुक होने में, बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे ही हम 1000 फीट की बुलंदी पे जाते हैं ना, 1000 फीट ऊपर बुलंदी पे जाने से एक एक मिनट ज़्यादा लगने लग जाता है चीज़ों को बॉयल होने में या फूड को प्रिपेयर होने में। तो उसके लिए फिर ये टेम्परेचर्स के करेक्शन फैक्टर लगाए जाते हैं, टेम्परेचर्स बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियल वे से। आप लीप ईयर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमारे पास एक साल 365 डेज और 6 आवर्स का होता है, मगर हम 6 आवर्स इग्नोर कर देते हैं तो हम तो 365 डेज का ही एक साल कंसिडर करते हैं। मगर जो 4th ईयर आता है, पहले साल भी 6 आवर्स का गैप, दूसरे साल भी 6, तीसरे साल भी 6, तो 4th ईयर्स के अंदर वो 24 आवर्स हो चुके होते हैं और 24 आवर्स चूँकि एक पूरा दिन होता है तो वो जो 4th ईयर्स होता है उसके अंदर हम फेब को 29 डेज का कर देते हैं, यानी 366 डेज का एक साल। तो इसी तरह ये करेक्शन फैक्टर ही फिजिक्स की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। अब जैसे फर्ज करें एक स्केल है, वो मैथ्स उस पर ऑलरेडी 2 kg लिखा हुआ है। अब जो बंदा भी उससे मैथ्स मेजर करेगा वो 2 kg ज़्यादा रीडिंग देगा, तो हम उसमें से 2 kg माइनस करते जाएंगे, ये भी करेक्शन फैक्टर ही है। तो आई होप कि करेक्शन फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमेटिक एरर को हम कैसे रिड्यूस करते हैं। या दूसरा तरीका वही कि हम एक इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर लें किसी ऐसे के साथ जो बिल्कुल ठीक हो। तो ये तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से हम सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट पे पर्सनल एरर, और ये आपको क्लियर हो चुका है कि ये इंसान की अपनी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है कि उसको रीडिंग पढ़नी नहीं आती, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका नॉलेज ही नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो इस वजह से अब ज़ाहिर है पर्सनल एरर होगा। तो इसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट वो बंदा परफॉर्म करे कि जिसको नॉलेज है इंस्ट्रूमेंट के बारे में और वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो। तो ये दो रीज़न हैं जिससे हम पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ अनसर्टेनिटीज़ के तमाम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली डिफरेंस होता है मेजर्ड वैल्यू और अननोन एक्चुअल वैल्यू के दरमियान।
जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों और हमें उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू का ना पता हो, तो फिर हमारी मेजर्ड वैल्यू और उस अननोन एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस कहलाएगा अनसर्टेनिटी। एरर क्या होता है? एरर में मैंने आपको बताया था कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का हमें पता होता है, इनके दरमियान का डिफरेंस एरर होता है। जैसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है, उसका वैल्यूज़ गिवन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो उसका वैल्यू मेजर करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू 9.8 और हमारी मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो एरर कहलाएगा। अब अनसर्टेनिटी की मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक स्केल है जिसके ऊपर सेंटीमीटर के अंदर डिवीजन है, इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। इसकी मदद से हम एक पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं। अब हमने इस पेंसिल की लेंथ एक्चुअल नहीं पता, तो जब हम इसकी एक्चुअल लेंथ का हमें नहीं पता, हम इसकी लेंथ कोई मेजर कर लेते हैं, तो हमारी मेजर्ड वैल्यू और इसकी अननोन एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली हमें नहीं पता होता क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू का नहीं पता होता। अनसर्टेनिटीज़ को कैसे जज करते हैं हम? इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है जिससे कम वो मेजरमेंट नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटी बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ अब आपको आगे चल के और क्लियर हो जाएगी। अब हम अनसर्टेनिटी के दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अनसर्टेनिटी बेसिकली एक रेंज होती है वैल्यूज़ की जिसके अंदर हमारी एक्चुअल वैल्यू लाई करती होती है। क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू का तो पता नहीं होता, तो ये साइंटिस्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ये अपने रिजल्ट्स को एक रेंज में बताते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक एक्चुअल वैल्यू लाई कर सकती है। अब ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। लेज़ के पैक पे अक्सर लिखा होता है 150 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम। अब इस लेज़ का एक्चुअल मैस कितना हो सकता है? ये जो 5 ग्राम है प्लस माइनस के बाद, ये अनसर्टेनिटी है कि अगर हम 150 ग्राम में 5 ऐड करें तो 155 ग्राम, और अगर इसको माइनस करें 150 ग्राम में से तो 145 ग्राम। तो अब ये जो लेज़ हैं इनका एक्चुअल मैस 145 ग्राम से 155 ग्राम के दरमियान में हो सकता है, मगर एग्जैक्ट नहीं बता के कितना है। इस तरह एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स को लिखा जाता है। एक और एग्जांपल लें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं और वो आती है 17.000 मीटर, और इसमें हमें अनसर्टेनिटी है 0.001 मीटर की। अब ये इसके अंदर प्लस करें और माइनस करें तो हमारे पास ये वाली रेंज बनेगी। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू हो ये इस रेंज के दरमियान में लाई करती है। अब मैं आपको एक दो की फैक्ट्स बताता हूँ। पहला की फैक्ट ये है कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इनको राउंड ऑफ किया जाता है एक सिग्निफिकेंट फिगर तक। और दूसरा हमारे पास जो की फैक्ट है कि कोई भी मेजरमेंट जो हम करते हैं उसके अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने अनसर्टेनिटी के अंदर होंगे। ये चीज़ मैं अब आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक मेजरमेंट है 1.437 सेकंड, और साथ में प्लस माइनस के बाद अनसर्टेनिटी लिखी हुई है 0.1 सेकंड। तो ये अब गलत वे है लिखने का, क्योंकि देखें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है उसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो मेजरमेंट के अंदर भी एक होनी चाहिए थी। तो अब इसका करेक्ट वे ये है 1.4 सेकंड मेजरमेंट है और प्लस माइनस के बाद अनसर्टेनिटी में भी एक डेसिमल प्लेस है। तो ये दो की इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब मैं आपको अनसर्टेनिटी का थर्ड वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ। अनसर्टेनिटी एक ऐसा एरर है जिससे हम बच ही नहीं सकते, और ये किस वजह से होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, उससे आगे वो मेजरमेंट दे ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करता हूँ मीटर रॉड से, तो वो मुझे रीडिंग देता है एक डेसिमल प्लेस तक 8.0 सेंटीमीटर। अब मैं सेकंड डेसिमल प्लेस तक अनसर्टन हूँ कि सेकंड डेसिमल प्लेस तक क्या इसकी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू का तो पता नहीं। तो अगर यही मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करूंगा तो वो मुझे सेकंड डेसिमल प्लेस तक इसकी रीडिंग दे देगा। मगर अब मैं थर्ड डेसिमल प्लेस के बारे में अनसर्टन हो जाऊंगा कि थर्ड डेसिमल प्लेस तक इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। अब अगर मैं इसको एक और प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता हूँ और मेरे पास लेंथ आती है 8.330 सेंटीमीटर, यानी अब इसने मुझे थर्ड डेसिमल प्लेस तक आंसर दे दिया, तो यूँ अब मैं फोर्थ डेसिमल प्लेस तक अनसर्टन हो जाऊंगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम आगे एक एक डेसिमल प्लेस तक अनसर्टन होते जाते हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये भी हैं अनसर्टेनिटी के बारे में कि वो अनसर्टेनिटी को एरर का इम्पैक्ट कंसिडर करते हैं कि द डिग्री ऑफ एरर इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ये अब चीज़ मैं आपको एग्जांपल इनके करीब एक ही चीज़ याद रखें कि एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है। जैसे आपका एक दोस्त है, उसका एक्चुअल मैस है 50 kg के करीब, तो वो आपको कहता है कि जी मेरा मैस है 60 kg, तो आप मान लेंगे क्योंकि उसने एरर थोड़ा किया है 10 kg का।
यही अगर वो आपको कहे कि मेरा मैस है 500 kg, तो आप उसकी बात पे शक में पड़ जाएंगे क्योंकि उसने अब एरर ज़्यादा कर दिया है। तो जब भी एरर किसी चीज़ में ज़्यादा होता है तो बंदा उस अगली चीज़ के बारे में शक में पड़ जाता है। तो इस शक को कहते हैं अनसर्टेनिटी, और ये एरर की वजह से होता है। एक इसका ये भी कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट में मैं आपको अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डाउट होता है किसी भी मेजरमेंट में। ये चीज़ अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले ये फार्मूला आपने याद रखना है कि सिंपल अनसर्टेनिटी निकालने का क्या फार्मूला है, ये लीस्ट काउंट का हाफ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब एग्जांपल के थ्रू ये समझें। अगेन वही स्केल है, इसमें सेंटीमीटर में डिवीजन है, लीस्ट काउंट इसका 1 सेंटीमीटर है। इसकी मदद से हम एक पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं। एक्चुअल लेंथ का हमें नहीं पता, ये 7 और 8 सेंटीमीटर के दरमियान में है। तो अब हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि ये 7 और 8 सेंटीमीटर के दरमियान में थी तो हम इसका एवरेज लेंगे 7.5 सेंटीमीटर, और लीस्ट काउंट हमें पता था इस इंस्ट्रूमेंट का 1 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको कहा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट का हाफ। तो यूँ अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर बनेगी। अब मेजरमेंट लिखने का क्या स्टाइल होता है, मेजरमेंट प्लस माइनस के बाद अनसर्टेनिटी। अब इसका क्या मतलब है, 7.5 में आप 0.5 ऐड करें तो 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा, और इसको अगर माइनस करें तो 7 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इस पेंसिल की लेंथ की रेंज है वो 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक है, कि इसके दरमियान में इसकी एक्चुअल लेंथ होगी। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट का हाफ। अब हम बात करते हैं काजेज़ ऑफ अनसर्टेनिटी के ऊपर। अनसर्टेनिटी की जो काज है वो ह्यूमन हैंड्स में नहीं होती, इंसानों के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे देखें, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, उससे आगे वो मेजरमेंट नहीं कर सकता। जैसे मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कि इमेज को जब हम जूम करते हैं तो वो एक ख़ास लिमिट तक जूम होता है, उससे आगे नहीं होता। इसी तरह हर स्केल की एक लिमिट होती है। ह्यूमन सेंसेस की भी एक लिमिट होती है, इस वजह से भी अनसर्टेनिटी आती है। जैसे जब हम पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे होते हैं तो स्टॉप ऑन ऑफ के वक्त हमसे गलती हो सकती है। जब हम ये टाइम देख रहे होते हैं तो लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने में 1 नैनो सेकंड का इंटरवल लग जाता है, तो तब भी एक्चुअल टाइम का हमें नहीं पता चलता, क्योंकि लाइट ने आगे आगे उस ब्रेन तक भी जाने में टाइम लगता है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट हम मेजर कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन आ सकता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट आ सकता है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ को। सबसे पहली टाइप आ जाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये किसी भी मेजरमेंट के अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, और इसका वही यूनिट होता है जो मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी का है। ये चीज़ अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक मेजरिंग स्केल है, इसके ऊपर जो डिवीजन है वो 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये डिवीजन है, और लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। हम एक पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं और ये 7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है। अब ऑब्जर्वर मैक्सिमम कितनी अनसर्टेनिटी कर सकता है, वो इस 7 सेंटीमीटर की बजाय इसको 8 सेंटीमीटर पढ़ लेगा। तो अब उसने जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की है वो 1 सेंटीमीटर की है, जो कि इसका लीस्ट काउंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। और मेजरमेंट में याद रखें कि हम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल है प्लस माइनस लीस्ट काउंट के। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं मीटर रॉड से, तो जब हम अब फ़र्ज़ करें कि लेंथ आई 10 मिलीमीटर, तो साथ हम प्लस माइनस करके लीस्ट काउंट भी लिख देते हैं। या अगर हम सेंटीमीटर में यही रीडिंग लिखें तो 1 सेंटीमीटर साथ प्लस माइनस करके लीस्ट काउंट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जब भी कोई मेजरमेंट लिखी होगी तो साथ प्लस माइनस हम लीस्ट काउंट क्यों लिखते हैं, कि वो उसके अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है जो आ सकती है। और ये फिर बेसिकली एक रेंज ही बन जाती है। जब हम इसको मेजरमेंट में ऐड करें और माइनस करें तो एक रेंज बन जाती है जिसके अंदर हमारी एक्चुअल वैल्यू लाई करती होती है। दूसरी टाइप है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की, इसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं। तो ये एक ख़ास पर्टिकुलर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की 5 सेंटीमीटर, तो अब हम देखते हैं कि इसके 1 सेंटीमीटर में कितनी अनसर्टेनिटी है, 2 सेंटीमीटर में कितनी है। तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने याद रखनी है कि इसको हम टोटल अनसर्टेनिटी को जब डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। और टोटल अनसर्टेनिटी हमें पता है लीस्ट काउंट होता है। तो यूँ हमारे पास रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का एक और फार्मूला बन गया, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू।
लास्ट टाइप हमारी आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। ये हम कैसे निकालते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसको भी अब आपने याद रखना है। इसको हम ये इसके रिप्रेजेंट करने का सिंबल भी बता दिया और मैंने आप, और उसका कोई यूनिट भी नहीं होता। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या फार्मूला बनेगा, लीस्ट काउंट मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपने सामने आ गया, याद रखना है इसको। ये इसको लिखने का एक और स्टाइल भी है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बेसिकली लीस्ट काउंट को जब हम मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ही बनती है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं, तो ये भी इसी का फार्मूला है। अब ये कुछ एंट्री टेस्ट के मैं आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ जिस टॉपिक्स में से आते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स में आ चुका है यूनिवर्सिटीज़ में, कि हमने मीटर रॉड से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की 20 मिलीमीटर, तो उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगा। तो इसका अब सोल्यूशन देख लें आप। लीस्ट काउंट मीटर रॉड का होता है 1 मिलीमीटर। जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसका फार्मूला लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%। तो सिंपल इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ रिकॉर्ड की 25.5 सेंटीमीटर मीटर रॉड से हमने इसकी लेंथ मेजर की है। तो फिर वो अगेन कह रहा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अभी देखें मैंने आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में क्या बताया था कि ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। तो लीस्ट काउंट अब हमारे पास मीटर रॉड का कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये ए ऑप्शन इसका ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का हमें गिवन है 0.001 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है अगर हम एक रॉड का डायामीटर इससे मेजर करें। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अब हमें पता है कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या एरर वही होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हो। तो जितना इसका लीस्ट काउंट है उतना ही इसमें मैक्सिमम एरर हो सकता है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर हमारे पास एक्चुअली वही होता है जितना लीस्ट काउंट हो डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें कि हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो होता है उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ ऑप्शन। तो अब आप देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन ठीक है क्योंकि सिस्टमेटिक एरर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है और हम अगर ज़ीरो एरर को रिमूव कर दें तो ये ठीक हो सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। रैंडम एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, इसको ज़रा आप सोचें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रैंडम एरर हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका अब आंसर है, रैंडम एरर बेसिकली रिमूव किया जाता है एवरेज लेने से। तो ये उसकी रीज़न भी आपको पहले बताई हुई है। अब आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमारे पास एक लेंथ है, उसको हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। जो हमारे पास मेजरमेंट्स आई हैं वो ये सारी मेंशन है। परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है। तो ये वाले ऑप्शंस है हमारे पास। देखें जब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ गिवन हो ना काफ़ी ज़्यादा तो हम उसकी एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज मेजरमेंट ये है कि लीस्ट काउंट हमें गिवन है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लगाएं। जब भी हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा गिवन होंगी तो हम एवरेज लेते हैं और एवरेज को ही हम क्या कंसिडर करते हैं, मेन हमारी वैल्यू। तो उसके बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.319%। तो ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एरर और अनसर्टेनिटीज़ का तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।